गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज तनु टिप्टान। आज हम करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट चैप्टर कोरिलेशन। देखिए अभी तक हमने क्या है फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, मीनिंग इंपॉर्टेंस फंक्शंस इसके कंप्लीट हो चुके हैं, कलेक्शन ऑफ अ डाटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड द टैबुलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। ये सभी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवाए विद ट्रिक्स के साथ। आपके पास इतने सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे, इसके अंदर अलग फॉर्मूले, इसके अंदर अलग फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, रेंज का है, क्वार्टाइल का है, लर्न्स कर्व का है, काफ़ी सारे इकट्ठे हुए है ना। बट अब क्या है, हम कोरिलेशन का करेंगे। इनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इन फॉर्मूलेज को लर्न करना सिखाया था कि कैसे इनको लर्न करें, क्या इसकी ट्रिक है, राइट। आई होप आपने वो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि जो इसके अंदर कोरिलेशन के अंदर थोड़े बहुत इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये सारी कुछ एक छोटी छोटी टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो तभी कर पाएंगे तब जब आपको ये दोनों चैप्टर आते होंगे, क्योंकि मीन, मोड, मीडियन, जीएम और एचएम, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन आपको ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था हमने। और इसके अंदर क्या था कि मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशंस और आपका जो कर्व थी, और लास्ट इज फाइनल इज अ रेंज। ये हमने इस वाले चैप्टर के अंदर कवर किया था। आज हम कोरिलेशन के अंदर, इसके अंदर जो जो टर्म्स यूज होंगी, इसके अंदर केवल और केवल 5 मेथड है किस तरह से कोरिलेशन का मतलब क्या है। इस चैप्टर में पता क्या है कि कोरिलेशन का मतलब क्या है, ये क्यों डिफाइन किया जाता है और इसके मेथड क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ कोरिलेशन है। इसी 4 से 5 पॉइंट है जो कि इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। स्पेशल क्वेश्चन पेपर के लिए हमने एक सेपरेट चैनल बनाया है जहाँ पर आपको और केवल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, अब वो भी रिसेंट 2022-21 के, ठीक है। ये देखो 2021 का है मेरे पास अभी फ़िलहाल। आप 4th सेमेस्टर के अंदर हो चुके होंगे या फिर हम कोई भी स्ट्रीम के, जैसे कि एमकॉम के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, एमकॉम फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी, बीकॉम के भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और बीएससी एमएससी के भी हो चुके हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी, एमडीयू, जीजेयू, सीडीएलयू, सीबीएलयू, सब यूनिवर्सिटी की कोशिश यही है कि हम सभी यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर को अपलोड करें। सो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्वेश्चन पेपर को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी है मैंने, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि अब जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पर, तो उनको तो बताना ही पड़ेगा ना। तो शुरू करते हैं हमारे कोरिलेशन। अब देखो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे थे, क्या क्या पढ़ा हमने कि सेंट्रल टेंडेंसी निकाली सीखी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आप सभी को वो पता चल गया है ना। और आपको ये भी पता चल गया है कि डिस्पर्जन क्यों निकालते हैं, है ना, पता लग गया है ना। अब बारी आती है कोरिलेशन को जानने की, हम कोरिलेशन क्यों निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा वर्ड समझना होगा। देखो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक यहाँ लिखा भी होगा, मैंने ऑलरेडी लिखा था आप सभी के लिए, एक सेकेंड। या सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट किया कि सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होता क्या है। तो सबने पता लग गया होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है पूरा डाटा को क्या करना है, आपको बीच का पॉइंट, बीच की केंद्र, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना पता है कि ओवर सारे डाटा का आपको कोई एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू निकालनी है जिसको रिप्रेजेंट इजीली से किया जा सके और अच्छे से समझ में आ सके, है ना। सेंटर पॉइंट के अंदर यही पड़ा था, फाइंड आउट अ सेंटर पॉइंट, दैट्स अ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जानने के बाद ये कहता है कि सेंट्रल टेंडेंसी केवल सेंटर पॉइंट जानने से हमारा काम नहीं खत्म हो जाता, हमारा काम ये भी है कि ये देखना कि जो इसके आसपास का डाटा है इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, राइट। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने डिस्पर्जन पढ़ा, ठीक है, कि पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये हमने डिस्पर्जन के अंदर पढ़ा,
है ना। अब बात करते हैं, जब हमने डिस्पर्जन को पढ़ने के बाद हमने डायरेक्शंस पढ़ी कि एक देखो, अब किसी की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, किसी की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, एक तरफ पॉजिटिव साइड होती है, एक तरफ नेगेटिव साइड होती है। तो हमने डायरेक्शन पढ़ी स्क्यूनेस के अंदर, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस के अंदर मैंने इसकी डायरेक्शंस को पढ़ा था। अब ये थोड़ा बेसिक है, कभी आप सोचो कि मैं पता नहीं क्या बोले जा रही हूँ, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। जब हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ता है तो हमें स्क्यूनेस की हेल्प लेते हैं, जो आपने देखा होगा। अब बात करते हैं, इनके बीच में आपको डायरेक्शन पता लगी, अब डायरेक्शन के साथ साथ आपको डिग्री ऑफ रिलेशन भी जानना है। आपकी सीरीज के अंदर किसी एक नंबर का अगले नंबर के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की रिलेशनशिप में चल रही है। अब इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दिया, बट ये नहीं बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना नेगेटिव, कितना वीक है। हमें कहते हैं ना कि उसके आपके क्या है, 3 फ्रेंड है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरे 3 फ्रेंड हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट एस नाम से है, जो भी मेरा जो फ्रेंड है वो एस नाम से है, वो मेरे कुछ ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। वो मेरे ज़्यादा क्लोज एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है वैसे। वो मेरे क्या है, ज़्यादा क्लोज है। जो एस नाम के स्टूडेंट्स है, जो एस नाम के जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो ज़्यादा क्लोज है मेरे। तो ये इसको क्या कहूँगी, मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहूँगी इसको मैं। फिर मैं कहूँगी जो मेरे एम नाम के जो स्टूडेंट्स हैं, एम नाम के जो पर्सन हैं, वो मेरे थोड़ा सा एवरेज है, कि वो इतने वीक भी नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग से कम है। तो एम नाम वाले स्टूडेंट, जो एम नाम वाले जो फ्रेंड्स होंगे मेरे, वो क्या होंगे, थोड़ा सा मॉडरेट में आ जाएंगे, उनके साथ मेरा मॉडरेट रिलेशनशिप है। फिर कुछ पॉइंट आने के बाद क्या है कि आर नाम वाले क्या है मेरे साथ, उनके साथ थोड़ा सा क्या है, वीक रिलेशनशिप है। मैं उनसे तभी बात करती हूँ जब मुझे ज़रूरत पड़े उनकी, या फिर उनको मेरी ज़रूरत पड़े। तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करना कि रिलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, कैसा है, ठीक है। या बिल्कुल भी आपका रिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। इसके अंदर एक और एग्जांपल लेती हूँ, जो आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा, आपको भी पता है, जैसे कि आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा। अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो उनको तो पता ही होगा कि डिमांड और प्राइस के अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है। कैन यू एक्सप्लेन इट? किसी को पता है? क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, जब भी तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। डिमांड एंड प्राइस के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। ये इसमें क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्या, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। मैंने इस चैप्टर को करवाया था, जब मैंने बताया था कि जो डिमांड हमेशा क्या होती है, डिपेंड होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और प्राइस हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, बाकी जितनी भी चीज़ हुई, डिमांड को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ हुई, क्या ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब ये है कि डिमांड के ऊपर इन सभी का फर्क पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो इनकम है, चाहे वो आपकी क्या है, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, उसका प्राइस का डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्राइस गिर गए हैं तो डिमांड एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इन 2 वेरिएबल्स के बीच में मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। रिलेशनशिप क्या फाइंड आउट किया कि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड प्लस में माइनस नेगेटिव का रिलेशनशिप है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव क्यों कहा, ये टाइप ऑफ कोरिलेशन के अंदर आएगा कि नेगेटिव कोरिलेशन आएगा जब भी कोई डायरेक्शन, जब भी कोई 2 वेरिएबल के बीच में, ध्यान से सुनो, जब भी 2 वेरिएबल्स के बीच में, 2 वेरिएबल्स में क्या होगा, एक हमारा डिपेंडेंट होगा, एक हमारा इंडिपेंडेंट होगा। देखो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो डिमांड क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और प्राइस क्या हुआ, हमारा इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताती है, अगर 2 वेरिएबल्स हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो मैं उसे कहूँगी पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आया इतना, ठीक है। इसी के जस्ट अपोजिट क्या है, एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, जैसे कॉफ़ी
एक सेकेंड, कॉफ़ी वाला नहीं, पहले तो हम लेते क्रॉप एंड इसका, क्रॉप है और रेन है। अब देखो क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल होती है। फसल किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेन के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड करती है, सोइल के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। क्रॉप क्या होगी फिर हमारी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगी हमारे पास। मतलब कि क्रॉप जो है इन सभी के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है ना। ये सभी क्या है, हमारे इन डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब जब मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बताऊंगी, इनके बीच में सहसंबंध बताऊंगी, इनका कैसा संबंध है, तो उसको कहेंगे को रिलेशन। अब देखो पहले डेफिनेशन को समझते हैं। टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए कि उनके बीच में एक्चुअल में रिलेशनशिप है कितना, एक्चुअल में है कितना, वो जानने के लिए हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन की। कोरिलेशन का मतलब होता है कनेक्शन होना किसी भी दो थिंग्स के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। दो वेरिएबल्स पता है ना क्या होते हैं, जैसे कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में से डाटा दिया होता है एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स होते हैं। ये पूरी सीरीज ये वेरिएबल्स होती है, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। मैं इसलिए आराम आराम से समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों को इतना मुश्किल लगता है चैप्टर, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोरिलेशन का जो डर है ना वो निकल जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। नोट्स उसी बच्चे को मिलेंगे जो क्वेश्चन का आंसर देगा। मैं वीडियो के बीच में या फिर एंड में या स्टार्टिंग में कभी भी क्वेश्चन पूछ लूँगी, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। जो बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा उसे क्या होगा, मैं उसे ईमेल से पर्सनली क्या दूंगी, नोट्स दूंगी जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको खुद हैंडमेड आपको बनाने पड़ेंगे वीडियोस को पॉज कर करके, ठीक है। सो वीडियोस को पूरा देखिए और जो क्वेश्चन पूछूँ आप कमेंट्स करना, जिससे कि आपकी प्रेजेंट भी लग जाएगी, अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। देखो मीनिंग क्या लिखा हुआ है, देखो डिमांड एंड प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, कॉफ़ी एंड टी के बीच में भी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, कार एंड पेट्रोल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। अब ये क्या है, इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। ये कहते हैं कि कॉफ़ी और टी के बीच में कैसे कैसे नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसको बताती हूँ। अगर देखो मार्केट में कॉफ़ी के जो नेस्ले का जो पैकेट का प्राइस था, पहले जो छोटे से एग्जांपल लेती हूँ, पहले वो 1 रुपये का था, है ना। अब वो कितना हो चुका है, 2 रुपये का हो गया है ना, राइट। अब इसकी 1 रुपये की कीमत बढ़ गई है। पहले हम क्या करते थे, 10 रुपये में कितने ले लेते थे, 10 के 10 पैकेट ले लेते थे। अब यही 10 पैकेट हमें 20 रुपये में लेने पड़ेंगे। मतलब हमें अपनी जो इनकम है वो इंक्रीज करके या इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, है ना, पैसे ज़्यादा चाहिए। बट टी का प्राइस एज इट इज़ 20 रुपीज़ kg था, आज भी 20 रुपीज़ kg है। तो लोग क्या करेंगे कि इसके प्राइस बढ़ने पर, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने पर इसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। लोग क्या करेंगे कि मेरे पास तो अभी भी देखो मेरे पास तो 10 रुपये है, मैं चाहती हूँ कि मैं 10 रुपये की ही कॉफ़ी खरीदूँ। अब भाई इसके प्राइस बढ़ गई, मेरी गलती थोड़ी ना है। अब मैं क्या करूँगी, इसके 10 रुपये के ही लूँगी। 10 रुपये के कितने आएंगे फिर, 2 रुपये के हिसाब से 5 पैकेट आएंगे। इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब क्या है, इन केस अगर मैं 10 के ही मैं लेती, अब देखो 10 रुपये के 10 आते पैकेट, अब इसके प्राइस 2 रुपये हो गया है, तो अब देखो 2 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के कितने आएंगे, 5 आएंगे। तो इसकी डिमांड देखो डिक्रीज हो रही है, बट टी के ऊपर क्या होगा, इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे, चलो कोई नहीं, कॉफ़ी तो के रेट बढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे बढ़िया चाय खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसका प्राइस डिक्रीज होगा, इसके डिमांड डिक्रीज होने से दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, वो चाहे थोड़ा पड़े ज़्यादा पड़े, ये मैटर करता है, ठीक है। अब देखो कार और पेट्रोल में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम रिलेशन ही पढ़ रहे हैं ना, कोरिलेशन में रिलेशन बताना है ना, तो इनके बीच में देखो कार और पेट्रोल में। अब देखो कार पेट्रोल हुआ, पेन और इंक हुआ, मतलब कि जिसके बिना, एक दूसरे के बिना इनका सहारा नहीं है। अगर मेरे पास शॉर्पनर नहीं है, अगर मेरे पास ये पेन है, अब ये देखो मेरे पास ना रिफिल खाली होने वाला है, अब आपको दिखाती हूँ। मैं आपके नोट्स बना बना के बिल्कुल एम्प्टी हो गए, मेरे पास ये बिल्कुल इतना रह गया है, ठीक है। अब ये जब खाली हो जाएगा, क्या मेरा इसका यूज़ रहेगा, क्या यूज़ रहेगा,
मुझे क्या करवानी पड़ेगी, दोबारा से इसके अंदर दोबारा से इसके अंदर इंक डलवानी पड़ेगी, है ना। तो विदाउट पेन जो है बिना इंक के काम नहीं कर सकता। अगर इंक के प्राइस बढ़ गए तो क्या पेन की बिक्री बंद हो जाएगी? नहीं ना। पेन क्योंकि इसका एक प्रॉपरली एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा। जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपने गाड़ी खरीद के रख ली है तो आप जब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे, है ना। तो इसके अंदर इसलिए कहते हैं कि अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड इसकी भी नॉर्मली रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी, बंद नहीं होगी। अगर बंद हो गया तो इसमें एक दूसरे में रिलेशनशिप आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, जिसका एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। जिसका एक दूसरे के बिना काम चल जाता है, ये नहीं तो चल ये ले लेंगे, ये नहीं तो ये ले लेंगे, है ना। चॉकलेट खानी है तो बारबन की, नहीं तो क्या ले लेंगे आप, क्या किसकी ले लेंगे, किटकैट की ले लेंगे। कोल्ड ड्रिंक अगर आपकी पेप्सी नहीं है तो आप कोका कोला ले लेंगे। तो ये होते हैं सप्लीमेंट्री गुड्स। के अंदर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इनके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। वेरिएबल्स के बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन होना, रिलेशन होना, उसे क्या कहेंगे, कोरिलेशन कहेंगे। इट्स हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। ये हमें बताता है, क्या बताता है, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, डिसाइड करने के लिए कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मतलब उसके उनके बीच में कितना मतलब बॉन्डिंग है, लीनियर रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, ये कोरिलेशन हमें बताता है, ठीक है। अब ये जो कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए ना काफ़ी सारे 5 मेथड हैं, सॉरी काफ़ी सारे 5 नहीं, केवल और केवल 5 मेथड है। बट उससे समझने से पहले आपको टाइप ऑफ कोरिलेशन समझना पड़ेगा और डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे 2 तरह के वेरिएबल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट क्या होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हमेशा टीचर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे आप जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो क्या करते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड है कि कब मैडम वीडियो डालेगी, कब हम अपना चैप्टर करेंगे, कब हम कमेंट्स डालें, कब हम वीडियोज़ को शेयर करें। ये तो मैं अपनी पब्लिसिटी कर रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा अपने टीचर पर डिपेंड करते हैं कि जितना टीचर करवाएंगे उतना ही स्टूडेंट्स करते हैं हमेशा काम। अगर ये कह दिया ना टीचर ने कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चे बिना कुछ देखे इतना विश्वास करते हैं बच्चे टीचर्स पर कि वो बिना कुछ देखे इस चैप्टर को छोड़ देंगे, कहेंगे मैडम ने मना किया था, हम देखेंगे नहीं। होते हैं ना भाई, मैं जब थी हमारी टीचर ऐसे कहती थी ना, छोड़ दो इसको, मैंने तो बिना ओपन किए मैंने बहुत सारे चैप्टर छोड़े हैं। तो आपको क्या है, एक टीचर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो स्टूडेंट्स हमेशा क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे क्रॉप, जैसे फसल किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे प्राइस के ऊपर, ठीक है। कोरिलेशन इज ऑलवेज अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। कोरिलेशन हमेशा एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है कि कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। डिग्री का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, किस तरह का रिलेशनशिप है। कोरिलेशन ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्क्वीनेस ने ये तो बता दिया था कि उनके बीच में रिलेशन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, बता दिया था ना। तो इसके अंदर हम डिग्री ऑफ रिलेशनशिप पढ़ेंगे, वो भी वेरिएबल्स के बीच में। तो इसको करने से पहले आपको इसके टाइप पढ़ने पड़ेंगे। टाइप ऑफ अ कोरिलेशन, कितने तरह के कोरिलेशन होते हैं। देखो बच्चे, कोरिलेशन हमारे 3 तरह के होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है। एक तो होता है बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पर होता है कि किस तरह की डायरेक्शन है। एक होता है बेस्ड ऑन अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडी, नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडी मतलब कितने वेरिएबल्स की आप स्टडी करना चाहते हैं। जैसे कि एक्स और वाई तो 2 वेरिएबल हो गए, कई बार हमारे पास जेड भी दिया होगा, 3 4 स्टेटमेंट भी दी होगी, तो उनकी कैसे स्टडी करेंगे, वो उनके बेस पर हमारी क्या है, कोरिलेशन है। एक है हमारी कंसिस्टेंसी रेशियो के ऊपर, कि उसके रेशियो के अंदर बीच में कंसिस्टेंसी फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएट है। अब देखो डायरेक्शन की बात की जा रही है। डायरेक्शन क्या होगी,
या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। डायरेक्शन में यही पढ़ा था ना हमने स्क्यूनेस के अंदर, या तो ये इस तरफ होती है या फिर वो इस तरफ होती है ना। तो ये क्या है, हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। जब क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर क्या निकले, रिलेशन निकले, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन कहेंगे। अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकले, रिलेशन निकले, उसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ही है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देती हूँ। इफ अ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, इसका कीवर्ड पता है क्या, अगर आपको याद करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका कीवर्ड क्या है, सेम डायरेक्शन। इवन वो चाहे दोनों ऊपर की तरफ हो, इवन में चाहे दोनों नीचे की तरफ हो, तो सेम डायरेक्शन होगी उसकी। ठीक है, एग्जाम में पता है क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो मैंने कहा कि टी के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं, सॉरी पेन के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो इंक के प्राइस, इनकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई है। तो अब देखो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। डायरेक्शन देखनी है आपको, ये नहीं देखना कि इसके अंदर रिलेशन कैसा है। डायरेक्शन अगर सेम है तो उसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर डायरेक्शन इसके अंदर नीचे की तरफ है, सेम है बट सेम होनी चाहिए, वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इस तरह से हुआ, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर, ऐसे हुआ तो क्या हुआ, ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो क्या किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इसके अंदर सीधा सीधा एग्जांपल है डिमांड एंड सप्लाई प्राइस का। इसका कर्व इस तरह से बनेगा, क्यों, क्योंकि इस तरह से बनता है ना इसका, ये राइट, इस तरह से बनता है। पॉजिटिव का क्या होगा, एक चीज आज इतने रुपए की है, कल इतने रुपए की है, साथ साथ वो दोनों चीज बढ़ रही है, तो उसका कर्व इस तरह से ऊपर की ओर नजर आएगा आपको। ये पॉजिटिव कोरिलेशन का कर्व है, ये नेगेटिव कोरिलेशन का कर्व है। ठीक है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है, एक चीज गिर रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप होगा। दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अब आ जाता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल स्टडी, कितने तरह के नंबर के वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। एक तो आ जाता है सिंपल, एक आ जाता है हमारे पास मल्टीपल, ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास पार्शियल। अब देखो सिंपल की बात की जाए, सिंपल में केवल 2 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे क्रॉप का, और एक होगा हमारे पास रेन। अब इनमें देखो डिपेंडेंट कौन सा है, क्रॉप है जी, है ना, और इंडिपेंडेंट कौन सा है, रेन है। याद रखोगे, डिपेंडेंट हमारे पास क्रॉप है और इंडिपेंडेंट हमारे पास रेन है। ये बातें मैं इसलिए पहले बताई थी क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक हम टाइप्स और डिग्री नहीं पढ़ लेते। ठीक है, अब इसके सिंपल के अंदर केवल 2 ही वेरिएबल होंगे, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। कुछ भी हो सकता है बट हाँ कंफर्म है कि दोनों 2 होंगे वेरिएबल्स, उसमें से एक डिपेंडेंट तो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब मल्टीपल और पार्शियल में क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, दोनों में मोर देन 2 होते हैं। कंडीशन क्या क्या है कि मल्टीपल के अंदर तो सभी वेरिएबल्स को स्टडी की जाएगी, सभी मतलब कि इसके अंदर एक हमारा डिपेंडेंट होता है और बाकी जितने हैं ना, जितने मान लीजिए 4-5 हुए, तो बाकी जितने भी है ना वो इंडिपेंडेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्रॉप है, क्रॉप को किस तरह से कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, रेन कर सकती है, टेम्परेचर कर सकता है, सोइल कर सकती है, फर्टिलाइजर कर सकते हैं, है ना, ये सभी क्या है इसको इफेक्ट कर सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। मल्टीपल के अंदर क्या होगा, इन सभी का प्रयोग करके हम अपना रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। समझ में आया, मल्टीपल मैं स्पेशल दोबारा से बोल रही हूँ, मल्टीपल के अंदर, ठीक है, मल्टीपल के अंदर सभी को इंक्लूड कर लिया जाएगा, जितने वेरिएबल्स हैं आ रहे हैं ना सभी को इंक्लूड कर लिया जाएगा, बट कंडीशन ये है कि एक ही डिपेंडेंट होगा और बाकी सारे इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, पार्शियल की बात की जाए, पार्शियल के अंदर क्या है कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें तो होंगी, काफ़ी सारे आपके पास वेरिएबल्स होंगे, बट आप केवल और केवल 2 का ही यूज़ करोगे। जैसे कि अब मेरे पास क्रॉप है, रेन है, टेम्परेचर है, सोइल है। ठीक है,
अब क्रॉप तो हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी कहते हैं कि पार्शियल के अंदर कि आपको केवल और केवल एक तो डिपेंडेंट लेना है और एक इनडिपेंडेंट लेना है, कोई भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने एक बार कोरिलेशन निकाला क्रॉप और रेन के ऊपर, तो बाकी चीज़ों को मैं क्या रखूंगी, कांस्टेंट रखूंगी। फिर मैंने निकाला क्रॉप और टेम्परेचर का, तो बाकी रेन और सोइल को क्या रखूंगी, कांस्टेंट रखूंगी। फिर मैंने देखा कि मैं क्रॉप और सोइल का निकालूंगी, तो बाकी चीज़ें मतलब कि रेन और टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रखूंगी। कहने का मतलब है कि जब हम मल्टीपल की बात की जा रही है तो मल्टीपल में सभी इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे कितने ही इंडिपेंडेंट्स वेरिएबल है सभी को इंक्लूड करके हम कोरिलेशन निकाल देंगे। बट इन केस हमारे पास अगर पार्शियल बोला है, पार्शियल कोरिलेशन निकालना है, तो इसके अंदर केवल और केवल दो वेरिएबल्स को लेके चलेंगे, वन इज द डिपेंडेंट एंड अदर इज द इंडिपेंडेंट, और बाकी के बच्चे को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। देखो स्टडी थ्री वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल्स की स्टडी की जाएगी, बट कंसीडर दैट टू वेरिएबल्स आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। हम केवल दो को लेंगे। ये किसकी बात पता है, किसकी कर रहे हैं, ये हम पार्शियल कोरिलेशन की कर रहे हैं कि चाहे कितने ही वेरिएबल हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने ही हो, बट कंसीडर हम केवल दो को करेंगे जो कि एक दूसरे को इफेक्ट करते हो। एज्यूमिंग अदर वेरिएबल्स एज अ कांस्टेंट, बाकी के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। इसे हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। इसके अंदर एक डिपेंडेंट होगा तो दूसरा इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट होगा दूसरा इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे इसका कीवर्ड पता है क्या है, इसका कीवर्ड है ओनली टू वेरिएबल स्टडी एंड अदर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मल्टीपल कोरिलेशन। क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप अमंग द थ्री और मोर वेरिएबल। इसमें हम सभी का रिलेशनशिप देखेंगे चाहे कितने भी हो। कहते हैं कि तीनों वेरिएबल को एक साथ क्या करेंगे, हम इनका कोरिलेशन निकालेंगे। नो वेरिएबल्स कंसीडर कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। ओनली वन डिपेंडेंट होगा। इसके अंदर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि केवल और केवल एक क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और जो बाकी के बचे हैं कितने ही क्यों ना हो वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे। कंडीशन बस एक ही है कि इसमें एक डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप क्या है, कंसिस्टेंसी रेशियो के ऊपर। कंसिस्टेंसी रेशियो का मतलब क्या है कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो कितना है। जैसे कि मेरी क्लास के अंदर देखो, एक तो है एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एक राम है एक श्याम है। एग्जाम्पल ये है, राम के जब भी नंबर आते हैं ना, उसके 20% डिक्रीज में किसके नंबर आते हैं, श्याम के आते हैं। ये फिक्स है, हमेशा फिक्स है। अगर राम के 90% आए तो इसके 70% आएंगे, अगर राम के 80% आए तो इसके 60% आएंगे, अगर राम के 100% आए तो इसके 80% आएंगे। ये फिक्स है कि राम के जब जब नंबर आएंगे उससे 20% कम नंबर किसके आएंगे, श्याम के आएंगे। मीन्स कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो फिक्स है, जो रिलेशन है वो क्या फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि सीरीज ऐसे दी हुई है 5, 10, 15, 20। अब आप ये देखो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, फिक्स है, 5-5 का ही है, ठीक है। उसे हम कहेंगे लीनियर। इस एक जो फिक्स क्या होता है, एक सेकेंड, फिक्स रेशियो के, फिक्स कांस्टेंट रेशियो के अंदर वो क्या है, उसके बीच में गैप होता है, उसे हम कहेंगे लीनियर। अगर इन केस जैसे कि यहाँ पे 5 है, 15 है, 10 है, 20 है और फिर आ जाएगा 13, अगर इस तरह से इनकंसिस्टेंसी है, लगातार फिक्स नहीं है, नॉर्मल सी बात है इसके अंदर फिक्स नहीं है। अगर इसी के अंदर एग्जांपल ले लेती हूँ, इसके 90 आए तो इस बार इसके आ गए हैं 88, इस बार इसके 80 आए तो इसके आ गए 98, इसके 100 आए तो इसके आ गए हैं 70। दैट मीन्स फिक्स कोई नहीं है। जब भी कभी फिक्स नहीं होता तो उसे क्या कहेंगे हम,
नॉन सेम, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर भी कह सकते हैं, कर्वी लीनियर भी कह सकते हैं, कुछ भी कहेंगे, बट दोनों का नाम, दोनों की सेंस सेम रहेगी। लीनियर कोरिलेशन में क्या होगा, सेम रेशो, सेम कंसिस्टेंसी, डिस्टेंस रहेगा हमारे पास, ठीक है। इफ द रेशो ऑफ द चेंज टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, अगर दो वेरिएबल के बीच के अंदर कोई भी रेशो में चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, आगे तक क्या होगा, वो कांस्टेंट ही चेंज होगा। जैसे कि 10, 20, 30, 25, 50, 75, अब ऊपर वाले में 10-10 का फर्क पड़ रहा है तो ये फिक्स हो गया, नीचे वाले में क्या है 25-25 का फर्क पड़ रहा है तो ये 25, ये क्या है, फिक्स रेशो के साथ चेंज हो रहा है। तो ये आपको क्या दिखाएगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये आपको ऊपर की तरफ दिखाएगी, क्योंकि ये हमेशा बढ़ता हुआ ऐसे नजर दिखाएगी कि फिक्स डिस्टेंस आपको नजर दिखाएगी, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद बात करते हैं कर्वी लीनियर कोरिलेशन। कर्वी लीनियर कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि जब आपका क्या है, सेम डिस्टेंस नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है, इट्स मे बी द पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। अब देखो आपने क्या देखा कि 90 से 80, 88 हो गए, 80 से 98 हो गए, इसमें क्या था, नेगेटिव बन रहा था, इसमें क्या है, पॉजिटिव बन रहा था। ये डिपेंड नहीं करता है कि ये कॉन्स्टेंटली क्या है, इंक्रीज पे जाए या फिर डिक्रीज पे जाए। तो कर्व ऐसे भी बन सकता है कि एकदम से यहाँ है, एकदम से फिर यहाँ पे हो जाएगा, और फिर एकदम से बहुत दूर, या फिर ऐसे ऐसे मोल्ड भी हो सकता है, ऐसे मुड़ भी सकता है कड़े की टाइप में, ठीक है। तो जब भी क्या, अब आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, सारा कंक्लूजन ड्रॉप कर देती हूँ, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। दो पढ़े हमने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में तो क्या था, सेम डायरेक्शंस थी, नेगेटिव में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन थी। ये क्या था, डायरेक्शन के बेस पर हमारे क्या दिया हुआ था, रिलेशनशिप दिया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल्स को यूज करके आप क्या करने वाले हो, अपना कोरिलेशन निकालने वाले हो। इसके अंदर 3 था, सिंपल था, ठीक है, मल्टीपल थी, और हमारे पास पार्शियल था। सिंपल में 2 वेरिएबल्स का यूज करेंगे, मल्टीपल में नॉट डिफाइंड, राइट, बट डिपेंडेंट एक होगा, बाकी इंडिपेंडेंट होंगे। पार्शियल में चाहे कितने भी हो, यूज केवल 2 का करेंगे, एक डिपेंडेंट का होगा, एक इंडिपेंडेंट का होगा, बाकी सभी को कांस्टेंट रखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डायरेक्शंस के बारे में, या फिर कंसिस्टेंसी के बेस पर हम क्या किया था, हमने अपनी कोरिलेशन को निकाला था। अगर सेम सेम या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिक्स्ड डिस्टेंस से, और या फिर इसको हम कह सकते हैं फिक्स्ड रेशो के साथ चल रहा है, सेम रेशो के साथ चल रही है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। अगर ये डिफरेंट है, इट्स मे बी द पॉजिटिव और इट्स मे बी द नेगेटिव, तो ये कहेंगे कर्वी लीनियर कोरिलेशन। ये थे हमारे टाइप ऑफ अ कोरिलेशन। ये पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है इसका, आप बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे डिग्री ऑफ अ कोरिलेशन। कैसे पता चलेगा कि किस तरह का रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशन, वीक रिलेशनशिप है, या फिर रिलेशनशिप है ही नहीं। ये हम पढ़ेंगे हमारे 3 स्टेप के अंदर, परफेक्ट कोरिलेशन, अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन एंड द लिमिटेड कोरिलेशन। देखो परफेक्ट कोरिलेशन क्या मतलब क्या, देखो मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा पिक्चर यहीं ड्रॉ कर देती हूँ। ये स्केल होती है, सबको पता है, ठीक है। जब भी हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, ये आपको याद करना है, जो कोरिलेशन की जो रेंज है, जो लिमिट है, वो क्या होगी, +1 से लेकर -1 से तक। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरी स्केल ऐसे लाइन ड्रॉ की है, एक बीच में सेंटर में 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, ठीक है। जब भी हम क्या है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे कि इन वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, कितना कोरिलेशन है, तो हम एक फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। हमारे पास 5 तरह के मेथड है कोरिलेशन को निकालने के लिए, बट उन मेथड को सिखाने से पहले मैं आपको इसको समझाना चाहूँगी। एज्यूम करते हैं कि हमारे जो कोरिलेशन की जो वैल्यू है 0.08 आई है, मैं 3-4 वैल्यू लेके चल रही हूँ, ठीक है। 0.89 आई है, -0.5 आई है, एक 0 आई है, एक 1 आई है, एक -1 आया। ये बस अभी वैसे सोच लीजिए, निकालना भी सिखाऊंगी, बस 10 से 7 मिनट रुक जाइए, मैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको समझा दूँ थोड़ा सा, ठीक है।
देखो कोरिलेशन की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहला स्टेप क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जो इसकी रेंज है +1 से लेके -1 तक होती है। तो ऐसे डिफाइन कर लेंगे। अगर कोरिलेशन की जो वैल्यू निकल कर आई प्रॉपर 1 पर, -1 पर या प्रॉपर +1 पर आई तो उसे कहेंगे हम परफेक्ट कोरिलेशन। मतलब कि इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग से भी अच्छा, जैसे कि अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशन होता है ना, वो रिलेशनशिप है पॉजिटिव का। ठीक है, और जो कट्टर दुश्मन कहते हैं, वैसे दुश्मन कोई नहीं होता, बट फिर भी आज के समाज में सोचते हैं कि वो मुझसे जेलस करता है, वो मुझे ऐसे करता है। किसी से जेलस नहीं करनी होती, कोई पर्सनली मत लेना, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन से एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है ना आपका, ये ट्रुथ है, हमेशा परफेक्ट होता है उसके उनके साथ रिलेशन। जब वो कुछ भी कहे आपकी भलाई के अंदर कहेंगे वो, इवन आपको उस टाइम पे बुरा लगे अच्छा लगे मुझे नहीं पता, बट जब भी मुझे ये पता है कि जब भी पेरेंट्स कुछ सजेशन देते हैं, जब भी पेरेंट्स कुछ एडवाइस देते हैं, वो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव, हमारे लिए क्या होती है, अच्छी होती है। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देखो, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मैं इसको शॉर्टकट में लिख रही हूँ क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने इसको जो नोट्स में बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, आप वहाँ आगे देखेंगे भी। तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब प्रॉपर एक हमारा आंसर आया कोरिलेशन में, तो ये इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हमारे कोरिलेशन की वैल्यू फॉर्मूला पुट करने के बाद -1 आई, मैं बोल तो रही हूँ फॉर्मूला पुट करना भी सिखाऊंगी, कार्ल पियर्सन्स के स्पीयरमैन का ग्राफ थ्योरी से ये मेथड्स अभी मैं समझाऊंगी, पेशेंस रखिए। अभी मैं आपको डिग्री ऑफ कोरिलेशन समझा रही हूँ। ठीक है जी, देखो अगर उनका जो कोरिलेशन है आपका -1 आया, जो अगर -1 आया तो दैट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आपका यहाँ पर रिलेशन बनेगा। ठीक है, अगर इन केस हमारा कोई भी रिलेशन नहीं निकला, रिलेशन किसके बीच में निकाल रहे हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में निकाल रहे हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में निकाल रहे हैं। अगर इन वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, इन ये जो x और y के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इनके बीच में क्या है, ये आपस में क्या है, इन डिपेंडेंट है। नॉर्मल सी बात है ना, रिलेशन तभी निकलेगा ना, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है। ये एक प्रॉपर्टी है कार्ल पियर्सन मेथड की, तो ध्यान से समझो कैसे है। अगर मैं कहूँ कि बीकॉम के अंदर नंबर लेके आना और क्रॉप, इनके बीच में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, कुछ भी रिलेशन दिख रहा है कि अगर जो बीकॉम में नंबर अच्छे आए तो क्रॉप में भी आपका बेनिफिट होगा, फसल में भी बेनिफिट होगा, नहीं ना, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। तो इस तरह से अगर कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनता है तो उसे हम कहेंगे नो रिलेशनशिप, और प्लस में ये दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर हुआ, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ जो कि प्रॉपर्टी में आपको बहुत हेल्प करेगी। और कोरिलेशन का जो सिंबल होता है उसे हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की, ठीक है, मॉडरेट की और हमारे वीक की। वैसे ये क्वेश्चन, ये जो रेंज है इनकी, वीक की, स्ट्रेंथ की और जो स्ट्रॉन्ग की, ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू मेरी बुक के हिसाब से भी, ठीक है, मैंने नेट पे भी सर्च किया था कैसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। पहले नंबर तो बात ये है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो कैसे करना है कि देखो यहाँ पे क्या होती है, मैं पेंसिल चेंज करती हूँ, थोड़ा सा लाइट हो गया। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, इसको यहाँ कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 9 होते हैं। 0.9 के बाद क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 9 के 9 डंडे छप जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्या है, मैं पॉजिटिव वाले ले रही हूँ कि जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 प्लस के 1, आ गया समझ में। ठीक है, अगर आपकी कोरिलेशन की वैल्यू
यहाँ से यहाँ तक की आई, अगर आपकी वैल्यू यहाँ से 7 तक की आई, अगर आपकी वैल्यू 7 से 9 के 1 से पहले तक की है, अब देखो क्या है, अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था, +1 के ऊपर क्या बताया था कि आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसे जैसे हम इन परफेक्ट कोरिलेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती जा रही है। ऐसे होता है ना कि पहले हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले, जैसे कि पहले हम क्या है, जैसे अननोन की तरह बात करते हैं, जैसे हमें एजिटेशन होती है ना, तो उनके साथ थोड़ा हमारा क्या होता है, वीक रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में मिले हैं। ठीक है, हम उसके साथ क्या है 3-4 बार मिल चुके हैं, फिर हमने क्या है, हम आपस में एक दूसरे के परिवार के बारे में, आपस में एक दूसरे से बातचीत अच्छे से करने लग गए। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप है वो क्या होने लग गया, मॉडरेट लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, देन उसके बाद ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जब हमारे पास क्या है, हम क्या है, हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी बातों को शेयर करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, मैं इसको पर्सनली लेके इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बच्चों को थोड़ा जल्दी से समझ में आ जाए। आप अब मैच्योर की लेवल पे पहुंच चुके हो तो समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, पहले आप बीकॉम जब ग्रेजुएशन में गए होंगे, सारे नए नए मित्र होंगे आपके, है ना। फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल एक दूसरे से अननोन की तरह बात की होगी, सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एक दूसरे से घुल मिल गए होंगे, फाइनल ईयर में तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जब जाने का टाइम आया तो परफेक्ट कोरिलेशन हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है जब आर की वैल्यू हमारे यहाँ तक की लाई करे तो हमारा क्या है, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हमारी 0.7 तक की वैल्यू तक आए तो ये क्या है, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू क्या है 1 से कम आए, पॉजिटिव 1 से कम आए तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इसी तरह से नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में इधर साइड 1 से लेके 3 तक आए, वीक नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर है। अब देखो मैं अब इसको पढ़ के बताती हूँ, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, आपको समझ में आ गया हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द मूवमेंट ऑफ द टू वेरिएबल इन अ सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेरिएबल्स की जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन के अंदर हो रही है, दैट इज नोन एज अ परफेक्ट कोरिलेशन। सेम डायरेक्शन बोले तो सेम डायरेक्शंस और एक अपोजिट डायरेक्शन, एक सेकेंड यहाँ पे सेम डायरेक्शंस, या ठीक है, सेम डायरेक्शन एक होती है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन। सेम का मतलब क्या है, दोनों या तो ऊपर होंगे या दोनों या तो नीचे होंगे। अभी हमने टाइप ऑफ कोरिलेशन में पढ़ा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, एक तरफ होती है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जो कि +1 है। ठीक है, अगर हमारे पास जो इक्वल प्रोपोर्शन चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, ये रिलेशनशिप है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप कहेंगे, 0 - 1। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब्सेंस ऑफ द कोरिलेशन का मतलब क्या है, जब दो वेरिएबल्स के बीच में बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है तो दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। नो रिलेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ नो इंडिपेंडेंट बिटवीन द टू वेरिएबल। कोई भी दो वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उसे हम 0 से डिनोट करेंगे। समझ में आया इतना। लिमिटेड कोरिलेशन के बारे में बात की जाए तो लिमिटेड का मतलब है कि सेम डायरेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल बट अनइक्वल चेंज हो रहा है। अनइक्वल, अगर एक इतना बढ़ रहा है तो दूसरा कम बढ़ रहा है, अगर एक इतना घट रहा है तो दूसरा ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इसके अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर इसी तरह से सेम डायरेक्शन में है बट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव लिमिटेड कोरिलेशन। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वीक एंड क्या हो जाएगा, मॉडरेट आ जाएगा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग वीक एंड मॉडरेट नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी, आ गया समझ में। ये देखो मैंने इसको यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर रिवाइज करवा देती हूँ। +1 है, इसके आगे कुछ नहीं लगा होता, दैट मीन्स ये +1 है। ठीक है,
तो ये क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो कि ये वाला है पॉइंट, ठीक है। अगर नेगेटिव में है तो ये वाला पॉइंट है, परफेक्ट नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। अगर जीरो की बात की जाए, ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि नो लीनियर रिलेशनशिप, बोथ वेरिएबल इज अ इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों वेरिएबल क्या होंगे, हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे क्रॉप हो गया, शूज हो गए, या फिर क्रॉप हो गया, या फिर बीकॉम क्लास हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 3 के ऊपर आपको नजर आ रहा है, 3 को इधर साइड नजर आ रहा है, दोनों वीक है। 7 तक नजर आ रहा है, मॉडरेट है, 7 तक नजर आ रहा है, मॉडरेट है। फर्क बस इतना पड़ेगा, माइनस की ओर है तो माइनस मॉडरेट माइनस लीनियर रिलेशन है, और प्लस की तरफ है तो ये पॉजिटिव है, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे स्पेशल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन को समझना है कि उसका कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग बोला हुआ है। जैसे अगर क्वेश्चन में ये बोला है ना 0.5 हमारा स्ट्रॉन्ग है, तो आप 0.5 लेके चलोगे। अगर ये बोला है 0.5 जो नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी गिवन मिलेगा ये, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है इतनी जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कुछ एक पॉइंट्स है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या है, द वैल्यू ऑफ अ कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन, जो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट होगा ना, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, और आर से डिनोट करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू होगी वो +1 से लेके -1 तक के बीच में ही आएगी, ठीक है। ये कह रहे कि जो +1 का जो पॉइंट है, आर इज इक्वल टू अगर +1 आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आर इज इक्वल टू -1 आया तो उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। अगर 0 है तो क्या कहेंगे, दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स करके मुझे जल्दी बताइए, फटाफट, डू फास्ट। ग्रेट, बहुत बढ़िया, सबने ऐसे ही आंसर दिया है। अब यहाँ पे इसके थर्ड पॉइंट्स पे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल। पता है क्या कह रहे हैं, ये पता है मैं अभी क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कार्ल पियर्सन की सेम एज इट इज इसकी अजम्पशंस है, जो हमारे प्रोविजंस है ना, वो कहते हैं कि मैं इनको मानकर चल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट वही हैं आएंगे। ये कह रहे हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम निकालेंगे ना, वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का भी फर्क नहीं पड़ेगा, इवन वे चाहे ओरिजिन हो, इवन वे चाहे वो स्केल हो। अब ओरिजिन और स्केल का मतलब क्या है भाई, उनका मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सीरीज है, क्या है मेरे पास, एक सीरीज है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। अब इस सीरीज के अंदर मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 8 9 10 11, दोनों सीरीज में लिख लिया मैंने, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मैं इस सीरीज के अंदर प्लस या फिर माइनस कर दूं, ठीक है, और इसी तरह से इस सीरीज के साथ किसी कांस्टेंट नंबर के साथ गुना या भाग कर दूं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने 1 के साथ प्लस में 4 कर दिया, 2 प्लस में 4 कर दिया, 3 प्लस में 4 कर दिया, 4 प्लस के 5 कर दिया, 5 प्लस के 5 कर दिया, ये एक्स हो गई। वाई के अंदर क्या है, 8 गुना में 3 कर दिया, 9 गुना में 3 कर दिया, 10 गुना में 3 कर दिया, 11 गुना में 3 कर दिया, और 12 गुना में 3 कर दिया। कंडीशन यही है कि आपको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करना होगा। तो इसके प्लस माइनस करने से पहले जो हमने कोरिलेशन निकाला है, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी कैसे निकाला है। मान लीजिए हमारा कोरिलेशन 0.5 आया है, ठीक है, कोरिलेशन 0.5 आया है, पहले इनको करने से, जोड़ने से पहले, प्लस माइनस गुना भाग करने से पहले, ठीक है। इनको करने के बाद भी हमारा कोरिलेशन सेम रहेगा, ये पॉइंट ये कह रहा है। चाहे आप प्लस कर दो, चाहे आप माइनस कर दो, चाहे आप गुना कर दो या भाग कर दो, कोरिलेशंस के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो देखो अगर आपने किसी भी सीरीज के अंदर प्लस या माइनस किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया किसी भी वेरिएबल के अंदर, उसे हम ओरिजिन कहेंगे। आपकी स्टैटिस्टिक्स के बुक के अंदर के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, उसे ओरिजिन बोला गया है। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे, ठीक है। देखो क्या है,
दिखाई दे रहा है। देखो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं प्लस या माइनस करते हैं, इट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट फ्रॉम अ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ रिमेन अनचेंज। आर की जो वैल्यू है वो हमेशा रिमेन अनचेंज रहेगी, बट वो जीरो नहीं होनी चाहिए वैल्यू। बस एक ही बात है कि वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की सीरीज है, वाई की सीरीज है, हमने कॉन्स्टेंटली किसी के साथ मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कर दिया। अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केल कहेंगे। ठीक है, एक है कि सिंपल, इनको अप्लाई करने से पहले हमारा मान लीजिए 0.89 हमारा कोरिलेशन था, इनको प्लस माइनस गुना भाग करने के बाद भी हमारा 0.89 ही वेरिएबल रहेगा, सॉरी कोरिलेशन रहेगा, ये इंडिपेंडेंट है। तो इस लाइन को समझते हैं क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। क्या लिखा हुआ है कि द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट द ओरिजिन एंड द स्केल। चाहे आप ओरिजिन को कर ले या फिर स्केल को कर ले, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारा, समझ में आ गया, इंडिपेंडेंट है ये, इसका ऊपर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये था डिग्री ऑफ कोरिलेशन को समझने के कुछ एक पॉइंट। समझ में आ गया, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया। 51 मिनट के अंदर मैंने क्या समझाया आपको, मीनिंग बताए हैं, मीनिंग बताया है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको इसका विद एग्जांपल भी बता दिया कि कैसे हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। टाइप्स ऑलरेडी हो चुके हैं और साथ में डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो चुका है अभी तक। अब हम करेंगे मेथड ऑफ कोरिलेशन। अभी तक मैं बोल रही थी ना कोरिलेशन हमारा ये निकला, मान लीजिए एज्यूम कर रही थी, अब उनको निकालने के तरीके देखते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड। देखो अब इसमें मेथड है हमारे पास, 5 मेथड है। कितने मेथड है, 5 मेथड। मैं आपकी बुक के अंदर भी शो ऑफ कर देती हूँ। कभी कहें कि अभी तक इतना पढ़ा रहे हो, हमें तो मिला भी नहीं है। मैंने बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को उठाया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें, अब देखो हमने डेफिनेशन कर ली है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। इसके टाइप्स कर लिए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ठीक है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे मेथड के ऊपर। स्कैटर्ड के करेंगे, ग्राफिक्स करेंगे, कार्ल पियर्सन करेंगे, स्पीयरमैन करेंगे, कोफिशिएंट इनका ये वाला करेंगे। ठीक है, पांचों के पांचों पॉइंट करेंगे और साथ में जो प्रोबेबल एरर वाला जो 4 नंबर में आ जाता है ना क्वेश्चन, वो वाला करेंगे। ठीक है, सो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले ग्राफिक मेथड के ऊपर। ग्राफिक मेथड में क्या कहता है कि आपको अब ये पता लग गया कि रिलेशन निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। ग्राफिक मेथड ये कहता है कि मेरे पास एक तरीका है कोरिलेशन निकालने का। वो तरीका क्या है, मैं किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करूँगा, मैं बिना फॉर्मूले को यूज़ करे मैं आपको कोरिलेशन निकाल के दिखा दूँगा। बोले अच्छा जी, ऐसी ट्रिक है, कौन सी, क्या मेथड है भाई। ये कहते हैं कि ओनली कम टू नोट द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, नॉट नोट द डिग्री ऑफ द कोरिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड की हेल्प से हमें केवल और केवल इसकी पोजीशंस, डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। देखो मेरे पास 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है, उनकी वैल्यू कुछ इस तरह से आई जिससे कि ग्राफ इस तरह से प्लॉट हुआ मेरा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको हर एक बार में बताया कि जब भी जो लाइन है आपकी लीनियर, ये जो लाइन है लीनियर, वो अगर ऊपर की ओर जाए ऐसे, तो वो क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। कैसा है वो, पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर यही लाइन ऐसे टेढ़ी नीचे की ओर आ जाए ऐसे, तो वो क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर ये लाइन ऐसे सीधी की सीधी रहे, ना तो वो ऊपर जाए ना नीचे जाए, वो क्या है, इसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। मीन्स कि ग्राफिक मेथड क्या बताता है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये नहीं बताता कि कितना रिलेशनशिप है, स्ट्रोंग है, मॉडरेट है, वीक है, क्या है, कैसा है, ये नहीं बताता। ये केवल ये बताता है कि इसके अंदर पॉजिटिव है और इसके अंदर नेगेटिव है। ठीक है, या फिर है ही नहीं। ये नहीं बताता कि डिग्री नहीं बताता है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिग्री नहीं बताता ये। ठीक है, ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहला मेथड तो सिंपल सा ये है। अब इसकी ड्रॉबैक क्या थी कि इसने क्या नहीं बताया, डिग्री नहीं बताई। इस ड्रॉबैक को किसने कंप्लीट अप किया, इस ड्रॉबैक को कंप्लीट अप किया हमारे स्कैटर्ड डायग्राम वाले मेथड ने, जो कि कोरिलेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
स्कैटर्ड में क्या हुआ कि इसमें एक पॉइंट है कि ये केवल पॉइंट और डॉट की हेल्प से क्या ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है डाटा उसको। अब हमारे पास क्या है, दो डाटा हैं, एक एक्स है डिपेंडेंट और एक है वाई इंडिपेंडेंट, है ना जी, समझ में आया। अब देखो, अगर अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के ऐसे ऊपर की ओर जाए, ठीक है, और आपको ये डॉट नज़र आ रही है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये आपको डॉट बिल्कुल क्लोजली नज़र आ रही है, दैट मीन्स ये आपस में एक दूसरे के, एक तो पहली बात है बिल्कुल पॉजिटिव में जा रही है, एक दूसरे के ऐसे परफेक्ट है ये, तो ये आ जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर यही लाइन ऐसे डाउनवर्ड की तरफ जाए तो ये आ जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अभी कहेंगे कि आप लाइन तो उसमें भी थी, बट लाइन क्या है, यहाँ पे हमने क्या बोला है, ये डॉट और पॉइंट की हेल्प से कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पर लाइन नहीं है। मैं तो लाइन जस्ट आपको शो ऑफ करके दिखा रही हूँ, पेपर में नहीं करके आनी लाइन, पेपर में आपको डॉट दिखानी है, ऐसे ऐसे डॉट दिखानी है ऐसे, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लोज है और जितना ज़्यादा अच्छे से सटीक रूप से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर यही चीज़ आपकी नीचे की ओर आ रही है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है ये, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल्स है, मैं बोल रही हूँ बार बार, ये दो वेरिएबल्स है, तो क्या है, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में मान लीजिए ये एक्स की गई है, ये वाई की गई है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा गैप है, तो क्या हुआ है, लो डिग्री पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, समझ में आया। अगर ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ जाए बट लूज है, इनके बीच में रिलेशन मतलब ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, तो उसे लो डिग्री पॉजिटिव को रिलेशन कहेंगे। अगर यही इस तरह से नीचे की ओर आए बट क्या है, ऐसे ही लूज है, ऐसे इनके बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, हमारे पास लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे इसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे हाई डिग्री, जिसके अंदर ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप है, बढ़िया परफेक्ट रिलेशनशिप से थोड़ा सा कम बट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। देखो इसके अंदर क्या है, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लोज है। अब आपने इसमें देखा थोड़ा सा लूज था, इसमें क्या है थोड़ा क्लोज है, बट ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर इसी तरह से ये नीचे की ओर आ रहा है तो क्या है, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। नो रिलेशन किस में आएगा, जिसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, जिसमें आपको क्या है, ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक तो इसकी डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है ना, गोलाकार है, चारों तरफ है, तो पहली बात तो पूरा प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही, प्रॉपर कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसे हम कहेंगे नो रिलेशनशिप। अगर ये इस तरह से है तो भी नो रिलेशनशिप, जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्शन के साथ साथ आपको इनकी डिस्टेंस भी पता चले तो उसे हम कहेंगे रिलेशनशिप के साथ हमने फाइंड किया स्कैटर डायग्राम, ठीक है। अब देखो इसकी जो दूरी थी, जो ग्राफ मेथड की जो लिमिटेशन थी वो किसने दूर की, स्कैटर डायग्राम ने। वो कहते हैं उसके बाद आ गया हमारे पास कार्ल पियर्सन मेथड, इसको हम वापस अपनी उस पॉइंट पे ले आते हैं, एक सेकेंड। अब बात करते हैं हमारे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको मैं बताऊं सबसे ज़्यादा फॉर्मूले इस बंदे ने दे रखे हैं, जो कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे ऐसे कहेंगे ना पॉपुलर, कहते हैं ना कि घर में खाना बनाते हैं बस हमारी माता जी, है ना, बहुत पॉपुलर है, मैनेजर है हमारे घर के, पूरे दिन अपने घर को पूरा मेंटेन करके रखती है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया है, कार्ल पियर्सन जी ने दिया है। ये कहते हैं कि आपके पास ग्राफ का मेथड है, पॉइंट डॉट मेथड है, बट मैं आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मूला दूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करके क्या करना है, आपको को रिलेशन निकाल लेना है कि इस वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है, ठीक है। बट जो रिलेशन आएगा वो हमेशा +1 से लेके -1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। और कार्ल पियर्सन ने कहा है कि मैं कोरिलेशन को R से डिनोट करूंगा। याद हो जाएगा, ये बात हो जाएगी, अभी तक हम इतनी देर से कहते आ रहे हैं। वैसे ये पॉइंट ना रेंज में भी आया था, चैप्टर नंबर आपका डिस्पर्जन वाला था, चैप्टर नंबर 5,
डिस्पर्जन में क्या बताया था मैंने, रेंज जो जब हम रेंज निकालते हैं तो रेंज की जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं ना, तो वो -1 से लेके +1 तक ही आती है ना। तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन के अंदर भी यही कहा है कि अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालोगे तो आपके पास क्या है, -1 से लेके +1 होगा। अब कई बच्चे तो ऐसे ही कन्फ्यूज हो रहे होंगे इतनी देर से कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या है। कोफिशिएंट का मतलब है कि मैंने आपको बताया था ना कि एक रिलेटिव वैल्यू निकालते, एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट होता है प्रॉपर जो नंबर है, प्रॉपर रियल ऑब्जर्वेशन को हम जब परसेंटेज या फिर पर्टिकुलर किसी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में निकालते हैं ना, उसे हम रिलेटिव कहेंगे। रिलेटिव का जो हम सेकंड नेम ऐसे कह सकते हैं कोफिशिएंट है। कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट, ऐसे कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आपको किसी भी चीज़ का रिलेशन निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम आप ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बोले जा रहे हो। हाँ, आधा चैप्टर निकल गया, अभी तक आपको यही नहीं समझ आया, मतलब आप क्लास के अंदर बिल्कुल ऐसे अवेयर होके नहीं बैठे हैं, है ना जी। ऐसे नहीं करना। देखो, अब देखो इसके अंदर कैसे क्या निकालना है। जो कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये क्या है, बताता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, वीक एंड मॉडरेट बताता है। एंड आल्सो शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बट उसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी कर रखा है। क्या आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ, एक्स का पता है क्या होता है, ये सीरीज दी होती है। मीन पता है क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, ये क्या होता है हमारा, मीन होता है ना जी। और इसकी अगर बात की जाए, समेशन ऑफ एक्स माइनस के एक्स, मीन को हम क्या कहते हैं, डी एक्स कहते हैं, है ना, याद है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से हम कोई भी मीन, पहले इसका मीन निकालेंगे, फिर क्या नहीं करते हैं हम, एक्स माइनस के मीन को माइनस करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, डी एक्स आ जाता है। जब इस सीरीज के हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है, एक्स माइनस के समेशन ऑफ, ये होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं, है ना। ये वैल्यू निकल कर आ गया समझ में, रिमाइंड हो रहा है पिछला 4th सेमेस्टर का। ठीक है, इसी तरह से इसके निकालना है, वाई सीरीज दी होगी, समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन, पहले तो मेन निकाल लेना है, फिर इसका भी डी वाई निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब नीचे ये क्या लिखा हुआ है भाई, अरे ये क्या, कोई पहचान रहा है इसको, ये चीज़ आपको पता लगी, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसने क्या लिखा हुआ है, डी एक्स का स्केयर, समेशन ऑफ डी एक्स का स्केयर और समेशन ऑफ डी वाई का स्केयर। कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट कि इसको हम क्या कहते हैं, प्लीज गिव अ क्विक रिस्पॉन्स। यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन। शाबाश, क्या बात है, मतलब याद करते हो, देखते हो मेरी वीडियो को। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, याद आया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इसी तरह से कैलकुलेट किया था, राइट। क्या है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन में नीचे एन भी आता है, इस फॉर्मूले में भी एन आता है, बट हमने विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक हमने इसको एज इट इज़ ऐसे लिख पाए हैं। अभी मैं समझाऊंगी कैसे करें हैं, बट आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना, ये डी वाई का स्केयर है, ये डी एक्स का स्केयर है। ठीक है, देखो इसको पहले ना हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, देन आपको फिर बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअल में क्या रहा है। एक सेकेंड, मुझे बस थोड़ा सा 1 सेकेंड का टाइम दो। देखो अब मैंने क्या बोला, आपकी बुक के अंदर पता है क्या, मैं आपकी बुक का भी अगली फॉर्मूला दिखा देती हूँ। आपकी बुक के अंदर इतना अटपटा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप ये कहेंगे कि इससे बढ़िया आपका ही फॉर्मूला ठीक है, हमें समझ में आ गया, हम इनको वैसे ही याद कर लेंगे। आपकी बुक के अंदर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, सबकी बुक में सेम होगा। पता है क्या है, मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, देन आप उसको आपको समझाऊंगी। R इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं,
समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीन इंटू वाई माइनस के मीन, वाई सीरीज का वाई मीन होगा, राइट। नीचे क्या है, एन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, समेशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, यही फॉर्मूला था ना, याद होगा आपको, हमने मीन डेविएशन की हेल्प से निकाला था और फिर हमने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको इजी ट्रिक से याद किया था, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन। इसी तरह से हम वाई को लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई है, समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर अपॉन में एन। इतना समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे एन कॉमन निकल रहे हैं, हमने क्या किया, इस एन को कॉमन बाहर निकाल लिया, ऊपर वाले को एज इट इज लिख रही हूँ मैं, वाई माइनस के वाई मीन अपॉन में एन और डी एक्स का स्क्वायर समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। एन से एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब हमने पीछे वो फॉर्मूला किया था अपनी ही सी कॉपी के अंदर, क्या था वो, कैन यू एक्सप्लेन, कि समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीन इंटू वाई माइनस के मीन अपॉन में रूट डी एक्स का स्क्वायर का समेशन रूट समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर समेशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, है ना। अब ये कहेंगे कि ये दोनों सेम तो है, इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ मेरे पास अभी इरेजर नहीं है, इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स माइनस के एक्स के बार का स्क्वायर, क्योंकि डी एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स माइनस के एक्स का स्क्वायर कर दो, सॉरी मीन का स्क्वायर कर दे। समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया कैसे मतलब बनता है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। अब आप कोई सा भी फॉर्मूला पुट कर दो, कोई सा भी फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है आपकी बुक से ही, देखो एग्जांपल, आप देखो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया, आप देखो ये वाली सीरीज थी, ये वाला आपकी बुक के अंदर दिया था, मैंने इसको शॉर्टकट फॉर्म में इसको इस तरह से बना लिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीन इंटू वाई माइनस के वाई मीन अपॉन में रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस के एक्स मीन इसका स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई माइनस के वाई मीन का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और इसका सेकंड मेथड क्या है, इसको ऐसे सीधी सी फॉर्म में लिख दो, डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया कि जब आप ये चीज़ें निकालो ना तो आपको प्रॉपर ध्यान आ जाए कि सबसे पहले क्या निकालना है। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा, मीन निकालना होगा। एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, एक सीरीज ये ले रखी है, एक सीरीज ये ले रखी है, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है मीन निकालने का, उसमें वाई का भी निकालेंगे और उसमें हम एक्स का भी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा मीन का, जल्दी जल्दी से अब आंसर देते जाना फटाफट, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन हमारे मीन का फॉर्मूला होता है ना जी। इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। अब इस वाली सीरीज का ऐड करेंगे, 168 आया, और कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24 हमारा क्या आया, मीन आया, मैं इसको सर्कल कर लिया। वाई सीरीज का हम ऐड करेंगे, 259 डिवाइड में है 7, इसको हमने डिवाइड किया तो 37 आया। 37 हमारे पास क्या है, मीन है, वाई सीरीज का मीन 37 है। अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है, एक्स माइनस के मीन, इसमें क्या निकालना है, डी वाई निकालना है, वाई माइनस के वाई मीन। अब फटाफट निकालेंगे हम, 18 माइनस के 24, 20 माइनस के 24, छोटे बच्चे नहीं है, फटाफट 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 करते जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 0 2 4 6, ठीक है। ये क्या निकल गया, डी एक्स निकल गया। इसी तरह से डी वाई कर देंगे, मीन वाई क्या है हमारे पास 37 और 30 में से कितना गया, माइनस के 7 माइनस के 2 0 माइनस के 4
प्लस के 1 प्लस का 8 प्लस के 4। ठीक है, ठीक है जी, इतना निकल गया, डी एक्स डी वाई निकल के आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या चाहिए और क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए ना। क्या नज़र आ रहा है आपको, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई, मतलब कि इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डी एक्स इंटू डी वाई, इसकी और इसकी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, प्लस इसलिए हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या गुना कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। अब इनकी फटाफट करते जाओ, एक की ये 0 हो गया, एक बारी में ये 0 हो गया, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 8 चौका 32, 6 चौका 24। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई क्या है 108, इसका प्लस आएगा। अब हमारे पास ये निकल चुका है 108 आएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, डी एक्स का स्केयर निकालना है, डी वाई का स्केयर निकालना है। तो डी एक्स का स्केयर कर देंगे, डी वाई का स्केयर कर देंगे। तो स्केयर करेंगे तो मतलब किसकी 2 बार गुना हो जाएगी, छिको छिको 36, चौके चौके 16, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, चौके चौके 16, छिको छिको 36। इसको ऐड करेंगे इसी तरह से, यहाँ पर 49, 4, 0, 16, 1, 8, 8, 64 और यहाँ पे 16, इसकी प्लस करेंगे। ठीक है, इसकी प्लस करने के बाद कितना आएगा हमारे पास 112, और इसकी प्लस करने के बाद 150। अब क्या करना है, सीधा फॉर्मूला में पुट कर दो। मुश्किल था? नहीं था ना, मुश्किल नहीं था ना, मैं तभी तो बोली बहुत आसान है भाई, सबसे आसान मेथड है ये कार्ल पियर्सन का, जब हम कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन। अब हमारे पास 2 तरह के मेथड है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास सिंपल मेथड है, एक हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए समझाए थे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वैसे ये 2 तरह के मेथड है। अब इनको दोनों में पुट करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ डी एक्स का स्केयर अपॉन में एन, अभी करवाया था मैं थोड़ी देर पहले, समेशन ऑफ डी वाई का स्केयर अपॉन में एन का रूट, राइट। समेशन ऑफ डी एक्स स्केयर क्या निकल गया है आपका 112। ठीक है जी, एन कितना है 7 है जी, इसको ऐसे कर दो तो ये आ जाएगा 16 का रूट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ और देखो डी वाई का स्केयर कितना था 150, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर यूज करके आप निकाल सकते हो 4.629। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो। अब हमारे पास ये भी आ गया, क्या है ये 108। ठीक है, एन कितना है 7, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4, वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 4 इंटू 629 है ना जी। अब इनको सॉल्व करेंगे 108 अब उनमें 129.612 और सॉल्व करने के बाद प्लस के 0.833, ये आपका क्या आएगा कोरिलेशन आएगा। ठीक है, कि आपका एक्स और वाई सीरीज के अंदर कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव 0.8333। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा पता है, ये एज इट इज रहेगा 108, रूट में क्या लग जाएगा समेशन ऑफ डी एक्स का स्केयर, डी एक्स स्केयर कितना है 112, डी वाई का स्केयर कितना है 150। बस इसमें तो यही पुट करना था, तो क्या आएगा आपके पास प्लस के 0.833, सेम आंसर आएगा, चाहे कोई सा मेथड यूज कर लो। ठीक है, समझ आया। प्रैक्टिकल इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे कि मैम आप प्रैक्टिकल नहीं करवाते, जस्ट थ्योरी थ्योरी करवाते हो। प्रैक्टिकल इसलिए आपको साथ में करवाया है। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर देखो ये बाद में दिया हुआ है ये पॉइंट, क्या चेंज इन ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ इन अ स्केल, तो तब भी क्या है आपके कोरिलेशन के अंदर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आ गया समझ में। इसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल लिया है जो आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा नया है। देखो शॉर्टकट मेथड से करेंगे इसको। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। शॉर्टकट में कुछ नहीं है, जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था ना शॉर्टकट का, वही एज इट इज अप्लाई हो रहा है। क्या आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है, बस सीरीज ही चेंज हुई है, अदरवाइज आपका शॉर्टकट में यही मेथड था, है ना जी, और कुछ नहीं है। ये अभी आपने किया है,
समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई होता है। बस आपका यहाँ पर ये ऐड हुआ है। इसमें क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स अलग है, समेशन ऑफ डी वाई ये अलग है। ये आपने निकाला है, ये आपने देखो समेशन ऑफ डी एक्स, अगर मैं इसका समेशन कर देती हूँ यहाँ पे डी एक्स निकल जाता है ना, डी वाई निकल जाता। बस यही यहाँ पे पुट कर देना था। दोनों से आंसर, तीनों से आंसर सेम आएगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर लो, आसान है। देखो एक और एग्जांपल लिया है, क्या है, आपको गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है, आपकी क्वेश्चन है ये, आपको इसमें कोरिलेशन निकालना है। क्या है कि एक सेकेंड, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। क्या है कि आपको समेशन ऑफ एक्स दे रखा है 225। समेशन ऑफ एक्स समझते हैं कि एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज का प्लस का दे रखा है 225। इसी तरह से वाई सीरीज दे रखी है 189। ठीक है जी। आपको फॉर्मूला देखो, मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को। फॉर्मूले में क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई चाहिए। क्या ये दिया हुआ है, ये देखेंगे, क्या ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सबको चेकआउट करेंगे। एन हमारा 10 है, ये जो एन है ना, ये जो एन है, ये जो एन है, ये हमें दे रखा है, हमें जस्ट पुट करना है। ठीक है, ये क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीन दे रखा है, कितना, समेशन ऑफ एक्स माइनस के 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85 है। मीन्स कि यहाँ पर जो ये 22 है ना, ये आपका एज्यूम्ड मीन है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था कि इस तरह से अगर कुछ गिवन होता है तो वो एज्यूम्ड मीन होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मीन, या फिर हम कहेंगे इसको एज्यूम्ड मीन। देखो हम ऐसे निकाल देते ना, एक्स माइनस के मीन, तो ये एक्स माइनस के मीन हमारे पास क्या दे रखा है, 22 दे रखा है, और इसका स्केयर है, स्केयर दैट मीन्स आपके पास क्या दे रखा है, डी एक्स का स्केयर इज इक्वल टू 85। ठीक है, तो डी एक्स का स्केयर आपको कितना दे रखा है, 85। ये भी हो गया हमारे पास, ये गिवन है। ठीक है, डी वाई का स्केयर आपके पास 25 है, दैट मीन्स आपको ये भी दे रखा है। जिनके ऊपर सर्कल लगाते जा रहे हो ये आपको गिवन है। ठीक है जी, ये आपको गिवन है। अब आपको ये देखना है कि और क्या दे रखा है, पहले ये देखते हैं। समेशन ऑफ एक्स माइनस के मीन, वाई माइनस के मीन, मतलब कि क्या दे रखा है, समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी एक्स को क्या दे रखा है, 43, डी एक्स इंटू डी वाई दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी गिवन हो गया। चलो इसको ऊपर भी क्लिक कर देते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, अब किसी को कुछ पता चला हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सिंगल ये दो टर्म नहीं है, हमें ये निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो मीन का क्या फॉर्मूला होता था, मीन का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, यही होता था। और शॉर्टकट मेथड क्या होता था, ए प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, जल्दी देखते हैं हम। देखो जो जो वैल्यू दे रखी है उनको सभी को पुट कर दो पहले तो। देखो हमारे पास 22 दे रखा है, हमारे पास, हमें डी एक्स का नहीं पता तो इसको एज इट इज डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है जी, एन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है जी, अब ये कितना दे रखा है हमारे पास, जो मीन है, मीन कितना दे रखा है, 225 दे रखा है, 225 हमारे पास मीन दे रखा है। पुट कर लिया हमने, इसको सॉल्व कर दो, आसान सा है। इसको सॉल्व करेंगे हम इजी मेथड से। देखो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे। ठीक है, और 225 इज इक्वल टू 220 प्लस के ई डी एक्स अपॉन में 10। ठीक है, यहाँ से ये कट, 225 में से ये यहाँ पर प्लस का निशान है, इज इक्वल टू किधर है, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे। छोटी छोटी कैलकुलेशन देखो कर सकते हो आप इस चीज़ को, तो इधर साइड आ जाएगा समेशन ऑफ डी एक्स 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी एक्स। समेशन ऑफ डी एक्स निकल कर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से हम समेशन ऑफ डी वाई निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द इस तरह के ही फॉर्मूले से। देखो आपकी बुक के अंदर गिवन है सॉल्यूशन। समेशन ऑफ डी एक्स निकल के आएगा 5, इसी तरह से समेशन ऑफ डी वाई भी निकल के आएगा आपका -1। कैसे आया, अब देखो इन्होंने भी ये शॉर्टकट मेथड यूज़ किया है।
ठीक है। ये वैल्यू पुट की है इन्होंने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 190 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। अब देखो हमें डी वाई की वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो आपको यही चीज़ लेके जानी पड़ेगी ना उधर साइड। तो 190 में से 189 गया तो कितना होगा, 190 बड़ा है माइनस का तो यहाँ पे माइनस के 1 आएगा। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यू हो गई है, सारी वैल्यू, ये माइनस का 1 हो गया है, ये आपका 5 हो गया। समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई कितना था, 43 माइनस समेशन ऑफ डी एक्स कितना है 5, डी वाई कितना है माइनस के 1, एन कितना है 10। हो गया पुट। देखो नीचे समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर कितना है 85, डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, डी एक्स कितना है 5, एन कितना है 10, यहाँ पे बीच में माइनस इनका स्क्वायर। इस तरह से वाई का डी वाई स्क्वायर कितना है 25 माइनस के 1 अपॉन में 10 और ऊपर है स्क्वायर। आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा +0.959 आपका कोरिलेशन आएगा। कार्ल पियर्सन ने बस यही दिया हुआ है आपके पास मेथड, बट इसकी कुछ एक अजम्पशंस है। अजम्पशंस क्या है कि एक मिनट में आपको भी बुक में कहाँ गई भैया अजम्पशन, कार्ल पियर्सन की अजम्पशंस बुक से करवाऊँ क्योंकि मैंने बुक अपनी नोटबुक के अंदर थोड़ा सा कंजस्टेड लिखा हुआ है जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो ये रही, सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज क्या है, अजम्पशंस क्या है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन वुड लाई बिटवीन +-1। ये कहते हैं कि जो भी हम कोफिशिएंट निकालेंगे, जो भी हम कोरिलेशन ऑफ अ कोफिशिएंट निकालेंगे उसकी वैल्यू +1 से लेके -1 के ही बीच में आएगी हमेशा। अगर इससे ऊपर गई तो दैट मीन्स आपके द्वारा निकाला गया रिलेशन वो गलत है। नेक्स्ट आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेजर बोथ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ अ कोरिलेशन। अब देखो कहीं कहीं हमने क्या निकाला, इसकी डायरेक्शन निकल रही थी, कहीं हमारी क्या निकल रही थी, केवल डिग्री ऑफ कोरिलेशन, है ना। तो कार्ल पियर्सन ने कहा कि मैं दोनों चीज़ निकाल दूंगा मेरे इस फॉर्मूले की हेल्प से, डायरेक्शन भी निकाल दूंगा और डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, ये रिग्रेशन वाले चैप्टर में करेंगे। जब हम रिग्रेशन का चैप्टर करेंगे ना तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि R = BXY × BYX कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम पेंडिंग छोड़ते हैं, इसको हम रिग्रेशन वाले चैप्टर में ज़रूर करेंगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ यूनिट ऑफ अ वेरिएबल, इट इज एक्सप्रेस इन अ प्योर नंबर। आ गया वो पॉइंट कि जो कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन जब हम निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर ओरिजिन और स्केल का किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी चेंज कर लो बट वो कांस्टेंट नंबर में चेंज होगा, है ना जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ द वेरिएबल। ये जो कार्ल पियर्सन के मेथड से हम क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास वेरिएबल अवेलेबल होंगे, दैट मीन्स आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा अवेलेबल होगा। ठीक है, दिस मेथड इज नॉट अफेक्टेड द चेंजिंग ऑफ द स्केल एंड द चेंजिंग ऑफ द ओरिजिन। बात हो गई यहाँ पर कंप्लीट इसके बारे में। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 7th पॉइंट, ये कहते हैं कि ये प्रूफ नहीं करता किसको, काज एंड इफेक्ट के रिलेशन को, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डाटा के बेस पर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये ड्रॉबैक निकल कर आ जाती है कि ये क्या होते हैं, पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं और दूसरे नंबर की बात ये केवल क्वांटिटेटिव डाटा को लेकर ही कोरिलेशन निकालता है। क्वांटिटेटिव जैसे कि नंबर के सिस्टम में XY ऐसे सीरीज दी होगी। अगर मैं कहूँ कि इंटेलिजेंट, अगर आपको बीकॉम के अंदर अगर अच्छे नंबर लेके आने, जैसे कि 80-19% लेके आने, तो आपकी हार्डवर्क, आपकी पंक्चुअलिटी,
ये सभी चीज़ें मैटर करती है। बट अगर आपको ये सभी चीज़ दी होती, ये सभी चीज़ आपने दी है, इसका अगर मैं कहूँ कि आपको को रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आवर बीकॉम रिजल्ट के हिसाब से, ग्रेजुएशन के हिसाब से, या +2 के हिसाब से, या फिर हम कहेंगे मैमकॉम के हिसाब से, तो आप उस चीज़ का कार्ल पियर्सन के मेथड से इस तरह से रिलेशनशिप नहीं कर सकते। तो इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए कौन आया था? स्पीयरमैन जी है। उन्होंने स्पेशल किसके ऊपर फोकस किया था? उन्होंने फोकस किया था अपने क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। ठीक है जी, समझ में आया? कार्ल पियर्सन का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना अभी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि क्या है, एक सेकेंड, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी देखो ये आपकी बुक के अंदर ना लगातार प्रोबेबल एरर दे रखा है, स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, इसको हम लास्ट में करेंगे, पहले हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि जो डीमेरिट्स किसकी थी? कार्ल पियर्सन की थी। जो डीमेरिट्स कार्ल पियर्सन जी की थी, वो डीमेरिट्स को उन्होंने देखा और उसके बेस पर उन्होंने क्या किया, अपनी एक फॉर्मूला लेके आया। कौन? स्पीयरमैन जी। हमेशा याद रखना, एक दूसरे के जो फॉर्मूले बनते हैं, एक दूसरे के बाद जो प्रोसेस बनती है, मेथड बनते हैं, वो किसी दूसरे की डीमेरिट्स को ओवरकम और ख़त्म करने के पर्पज से लेकर आती है। ठीक है, ये कहते हैं कि यूज्ड वेयर द डाटा इज अ क्वालिटेटिव इन अ नेचर, जो क्या होते हैं? क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये जो स्पीयरमैन का जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल इंडिविजुअल सीरीज पर एप्लीकेबल होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ना वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो आपको पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जो ये मेथड है, अप्लाइड टू द ऑर्डिनरली सेट ऑफ द नंबर विच हैज टू बी अरेंज इन अ ऑर्डर। और स्पीयरमैन की तीसरी फीचर क्या थी? इसने क्या किया था, जो भी आपको रैंक निकालनी थी, जो भी आपको रिलेशनशिप निकालना था दो वेरिएबल्स के बीच में, उन्होंने क्या कहा कि पहले तो उसको प्रॉपरली अरेंज करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी में भी कोई मैटर नहीं करता आप किसी में करोगे, बट करना पहले अरेंज है। देन उसके बाद वो क्या करेगा? स्पीयरमैन ने कहा कि फिर मैं उसको रैंक दूंगा। मैं क्या दूंगा? रैंक दूंगा। पढ़ा था ना मेजरमेंट ऑफ स्केल वाले चैप्टर के अंदर कि ऑर्डिनरी स्केल क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रैंक देते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तो एयर 1 रैंक इसकी आई, नेट का रिजल्ट आता है, जीआरएफ का रिजल्ट आता है तो कहते हैं एयर 1 रैंक आई। तो एयर 1 का मतलब क्या है? रैंक का मतलब क्या है कि उसको एक पोजीशन दे दी है। ठीक है, तो स्पीयरमैन जी क्या कह रहे हैं कि हमने क्या क्या है कि हम पोजीशन दे रहे हैं, पोजीशन के साथ हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो कोरिलेशन निकाला उसको रिप्रेजेंट किया आर के के साथ। किसके साथ किया? एक सेकेंड, यस, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या है ये? रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और इसका फॉर्मूला क्या है? 1 - (6)(e)d²/(n)-1। ठीक है, अब यहाँ पे n का मतलब सबको पता है क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? और d का मतलब पता है क्या है कि जो आप रैंक दोगे, अब x सीरीज को आपने रैंक दी, y सीरीज को आपने रैंक दी, इनका डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? d कहेंगे। अगर आपके पास दो ही आपके पास सीरीज है तो क्या करेंगे? R1 - (r2) आपके पास क्या निकल आएगा? d निकल आएगा। अगर आपके पास 3 सीरीज है जैसे कि x y z, तो क्या करेंगे? R1 R2 R3। तो सबसे पहले R1 - (r2), R2 - (r3), फिर R1 - (r3), ये हमारे इस तरह से d निकल आएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो 1 - (6) d का स्क्वायर, समेशन ऑफ d का स्क्वायर, और n का स्क्वायर। अगर एग्जाम के अंदर आपका अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन आते हैं या फिर 2 नंबर में आते हैं कि डिफाइन करो कि n की क्यूब माइनस की n कैसे आया, तो इसका यही फॉर्मूला है। जब इसको हम खोलेंगे ना, n का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे n बन जाएगा, तो n क्यूब माइनस के n, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब बन जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आसान सा है। कुछ एक फीचर लिखी हुई है, मैंने इसको फीचर्स को ध्यान से पढ़ो बच्चे, क्या लिखा हुआ है?
कि यूज्ड वेयर द डाटा इज अ क्वालिटेटिव, पहली बात क्लियर है। अप्लाई इन इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी बात क्लियर है। एंड नोट इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वहाँ आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रही है कि व्हेन द ओरिजिनल डाटा इज गिवन, अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा गिवन इस तरह से, ठीक है, तो रैंक नहीं दी मिलेगी आपको। अगर आपके पास रैंक गिवन है तो ओरिजिनल डाटा आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों के बेस पर आपको क्या निकालना होगा, ऑब्जर्वेशन निकालनी होगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होगा, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको अभी इसको सॉल्व करने के बाद समझाती हूँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, एक एक्स सीरीज ले रखी है, एक वाई सीरीज ले रखी है। फॉर्मूला याद रखना 1 माइनस के 6 समेशन ऑफ डी का स्केयर अपॉन में एन इंटू एन का स्केयर माइनस के 1, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना। अब देखो आपके पास एन है, क्या है एन, इनकी ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं ये हमारे पास 7 है। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 7 का स्केयर माइनस के 1, ठीक है, 1 माइनस के 6। अब इसमें एक बात है कि इसमें केवल ये ही निकालना है, क्या निकालना है, केवल डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, पहली बात तो सिंपल डी कैसे निकलेगा, पहले नॉर्मल डी निकालते हैं हम, सॉरी पहले हम रैंक देते हैं। रैंक का मतलब कि पहले इनको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डर सबसे पहले हमारे पास इसका आएगा, ये सबसे छोटा है, फिर 2, देन फिर 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह से इसको 2 6 1, 6 के बाद आ जाएगा हमारे पास 10, 4 5 6 7, रैंक दे दी, समझ में आ गया। तो सबसे मैंने क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या दिया है, रैंक दी है। अब क्या करेंगे, ये और ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। R1 में से हम क्या करेंगे, R2 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, -2 +1 0 3 0 +3 +1, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, डी का स्केयर चाहिए। डी का स्केयर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्केयर करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 0, 3 3 ज़ा 9 0, 3 3 ज़ा 9 1, इसका समेशन चाहिए, इसका आ गया समेशन 24, कर दो पुट। ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल लगा, नहीं लगाना। तो अब सीधा पुट करने के बाद क्या आएगा, 1 माइनस के इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 4 7 7 49, 49 में से गया 48, 48 गुना में 7 कितना होता है, 3 3 6, सोल्व करेंगे तो वन माइनस के 0.428, तो क्या आएगा 0.572। ये हमारे पास क्या आया, इसका कोरिलेशन आया, वो भी रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया। स्टेप समझ में आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले इनको क्या करो, रैंक दो, देन उसके बाद उसका डिफरेंस निकालो, डी निकालो, फिर डी का स्केयर कर दो, ठीक है, समझ में आया। चले आगे, चले जी। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोबेबल एरर ऑफ द कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। देखो अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, कोरिलेशन निकाल रहे थे, कोरिलेशन निकाल रहे थे। ये जो प्रोबेबल एरर का जो कंसेप्ट है, ये हमारा कार्ल पियर्सन जी ने ही दिया था। ये कहते हैं कि जब मैं कोरिलेशन निकाल रहा हूँ तो चांसेस ये होते हैं ना कि कई बार गलत भी हो जाए भाई, है ना, हम भी इंसान ही हैं, हमारे पास भी इतनी कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, राइट। तो कहते हैं कि जब अगर इन केस गलती या मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक को कैसे हम चेकआउट करेंगे, उस मिस्टेक को कैसे हम वेरीफाई करेंगे। और वेरिफिकेशन और क्रॉस चेक के लिए हम प्रोबेबल एरर के फॉर्मूले को यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमने जो रिलेशनशिप निकाला है, को रिलेशन निकाला है, वो ठीक निकाला है, गलत निकाला है, ठीक है। वी कैलकुलेट प्रोबेबल एरर, फॉर्मूला क्या है, 0.6745 1 माइनस के आर का स्केयर अपन में √n। अब ये तो देखो नंबर फिक्स है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है,
ठीक है। और ये क्या है आर, जो आपने कोरिलेशन निकाला है ना कार्ल पियर्सन के मेथड से, याद रहेगा फॉर्मूला समेशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में रूट डी एक्स का स्केयर रूट डी वाई का स्केयर। ठीक है, तो आपसे आपको क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा, क्या है ये कोरिलेशन निकल आएगा। नीचे क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सब कुछ गिवन है, आपको जस्ट पुट करना है। पुट करने के बाद आपको ये देखना है कि अगर इसमें वैसे 3 कंडीशन है आपके पास, तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पुट कर सकते हो कि ये चेक करने के लिए कोरिलेशन करेक्ट है नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सी एक ट्रिक देती हूँ, ये वाली कंसेप्ट लगा लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये हमारे कोरिलेशन ठीक है या गलत है। इसका मतलब पता क्या है कि आर इज ग्रेटर देन 6PE, मीन्स कि आर की वैल्यू मान लीजिए 0.4 है, 6P6 है ये, ठीक है। पी की वैल्यू मान लीजिए 0.89 है। तो ये बताना है कि क्या आर हमारा बड़ा है। अब ये 6 को इसके नीचे ले आओ, 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये चेकआउट करेंगे कि क्या जो आंसर आया वो ठीक है या नहीं है। इसमें अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए इसके अंदर भी एरर होने के चांसेस है। तो इसने कहा है कि इसलिए थोड़ी सी कंडीशन रख दी है प्रोबेबल एरर को यूज़ करने की। अगर आप प्रोबेबल एरर को यूज़ कर रहे हैं तो डाटा क्या होना चाहिए, डाटा क्या होना चाहिए, बेल शेप कर्व का होना चाहिए, मीन्स की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। और दूसरे नंबर की बात, जो भी डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो क्या होनी चाहिए, हमारी जो एरर है जो कोरिलेशन है वो हमने सैंपल में से कलेक्ट करके ली हो। सैंपल का मतलब क्या है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, इस पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्से के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, छोटे से हिस्से के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। इस छोटे से हिस्से को क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे, जो पॉपुलेशन में से उठाया होगा। ठीक है, और जो ये पॉपुलेशन है, मान लीजिए हमारे हरियाणा के ये कुछ एक पार्ट बना रखे हैं हमने, ठीक है। इन पार्ट्स में से हम कुछ भी एकदम से रैंडम उठा ले कि हाँ मैं इसके ऊपर स्टडी करने लग रही हूँ, तो एकदम से रैंडम हमने क्या निकालना है, हमने डाटा लेना है, वो डाटा हमारा सैंपल में से होना चाहिए। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है जब भी हम प्रोबेबल एरर को यूज़ कर रहे हैं। पहली बात तो कि वो क्या होना चाहिए, बेल शेप का होना चाहिए। दूसरी बात वो सैंपल का होना चाहिए। तीसरी बात वो रैंडम उठाना होना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स आ गई है, तो जो प्रोबेबल एरर मेथड यूज़ करते जा रहे थे उसके अंदर कमियां आने लग गई थी और साथ में थोड़ा सा पुराना हो गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के अंदर कह रहे हैं कि द यूज ऑफ द स्टैंडर्ड एरर इज कंसिडर्ड बेटर देन द प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर को बहुत ही अच्छा माना गया है किसके कंपैरिजन में, प्रोबेबल एरर के कंपैरिजन में। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस के आर का स्क्वायर अपॉन में रूट एन, सब कुछ गिवन है, 1 गिवन है, आर कोरिलेशन निकालेंगे सबसे पहले, एन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। बस यही आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड एरर के अंदर ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो अब इसके अंदर ये जो कंक्लूजन ड्रॉ क्या किया है मैंने इसके अंदर, प्रोबेबल एरर और कोरिलेशन एरर, स्टैंडर्ड एरर के अंदर अगर हम प्रोबेबल एरर का विद हेल्प निकालते हैं तो स्टैंडर्ड एरर के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है, 2/3 का, और स्टैंडर्ड एरर इज द 3/3 ऑफ द प्रोबेबल एरर। अगर आप स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो उसका 3/2 क्या है हमारा, क्या है हमारा प्रोबेबल एरर है। देखो अब ये कुछ एक बात है आपको तो भी समझ नहीं आ रही, बट आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो इसको प्रॉपर समझ पाओगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर प्रोबेबल एरर में क्या फॉर्मूला था, 0.6745 इंटू 1 माइनस के आर का स्केयर अपॉन में रूट, ये था, यही था ना फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एरर का क्या है, 1 माइनस के आर का स्केयर अपॉन में, सेम है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम करते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट को, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्या कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन मेथड, लास्ट मेथड है। देखो क्या कह रहा है,
सबसे आसान मेथड है ये, सबसे आसान मेथड है कि जब हमें कैलकुलेट करना है किस चीज़ को, कोरिलेशन को। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ग्राफिक मेथड से पढ़ा, स्कैटर डायग्राम से पढ़ा, कार्ल पियर्सन के मेथड से पढ़ा, स्पीयरमैन से पढ़ा, और साथ में अब हम पढ़ रहे हैं कंकरेंट मेथड से। ये पता है क्या कहता है कि आपको सीरीज़ दी होगी एक्स वाई, उसमें से आपको ये देखना है कि पिछली जो वैल्यू थी ना एक्स की सीरीज़ की, अब देखो मैं सीधा पहले इसमें एग्जांपल समझाती हूँ, बाद में ऊपर पे पहुँचेंगे। देखो पहले हमारे पास क्या था, 89 था, ठीक है। अब इसमें इसमें अब क्या देखेंगे कि इससे आगे प्रीसीडिंग वैल्यू जो आ रही है वो इससे बड़ी है या इससे छोटी है। हम क्या देखेंगे, इससे बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी हुई तो पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, अगर छोटी हुई तो नेगेटिव का साइन लगाएंगे। समझ में आया। अब देखो 89 है, 89 के बाद 85 आया है। अब आप ये बताइए मुझे, ये छोटी है वैल्यू या बड़ी है? छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 85 से सीधा कहाँ जा रही है, अब ये 98 पे, अब वैल्यू क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव का लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब हम कंकरेंट डेविएशन मेथड से हम निकाल रहे हैं तो इसमें क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे, प्लस का है या माइनस का है, कि प्रीसीडिंग जो वैल्यू आ रही है वो पीछे वाली वैल्यू से बड़ी थी या छोटी थी। अगर बड़ी है प्लस, छोटी है माइनस। अब फटाफट मैं लगा देती हूँ, देखो प्लस, इससे छोटी, इससे बड़ी, इससे छोटी, इससे और छोटी, इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये छोटी, ये छोटी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है जी। इसी तरह से y की निकालेंगे। अब इसमें इस तरफ तो है ही नहीं कुछ, अब ये देखेंगे ये बढ़ के आ रही है, प्लस प्लस, इससे बड़ी, इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे छोटी होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी, छोटी छोटी फिर छोटी। समझ में आया? ठीक है जी, इतना समझ में आया? ठीक है। अब हम निकालेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। डेविएशन निकाल लिया, साइन फ्रॉम द प्रीसीडिंग आइटम, पिछली आइटम से हमने क्या निकाला, हमने साइन को कलेक्ट किया, इन सभी साइनों को। अब इन साइनों को इन साइनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो रही है, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस हम करते जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब आपको क्या करना है, केवल और केवल प्लस के सिंबल को कलेक्ट करना है कि कितनी बार प्लस का साइन आया हुआ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि प्लस के साइन कितनी बार आया हुआ है, 8 बार आया हुआ है। और इसे किससे डिनोट करेंगे, हम सी से डिनोट करेंगे। अब इसमें ऊपर जो ऊपर इतनी रामगाथा लिखी हुई, पता है क्या लिखी हुई है, जो अभी तक मैंने आपको समझाई है ना, ये लिखी हुई है। सिंपलेस्ट मेथड है किस चीज़ को कंप्यूट करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ ए कोरिलेशन को कंप्यूट करने के लिए। क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ द ईच वैल्यू इज कंप्यूटेड विद प्रीसीडिंग वैल्यू इन अ एक्स वाई सीरीज बोथ सीरीज। कहते हैं कि हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे कि कैसे प्रीसीडिंग वैल्यू के साथ दोनों सीरीज के अंदर अगर प्रीसीडिंग वैल्यू ज़्यादा आई, मतलब कि ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा आई, तो आपको कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। अगर वैल्यू क्या है, कम आई, तो कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव का साइन लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, आर सी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2c माइनस के n अपॉन में n। अब सी का मतलब पता लग गया कि इन दोनों की प्रोडक्ट करके जो प्लस के सिंबल्स होंगे उनको कलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू क्या है, 8 है, n की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड में काउंट करती हूँ, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n की वैल्यू 12। फॉर्मूला क्या है, दिखाई दे रहा है ना सभी को, प्लस माइनस रूट प्लस माइनस 2, सी कितना है 8, ठीक है, माइनस के n कितना है 12, नीचे क्या है 12। ठीक है, अब यहाँ पर
यहाँ पर एक बात नोट करने की है, देखो मैंने यहाँ पे सीधा 12 पुट कर दिया ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, छोटे वाला n लिखा हुआ है। छोटे वाले n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइटम तो है, ठीक है, बट यहाँ पे n जो कैपिटल N आया आपके पास, यहाँ पे 1 माइनस करके स्मॉल n निकालेंगे इस पर। देखो तो स्मॉल n कैसे निकालेंगे, 12 माइनस का 1 करके 11, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 11 आएगा और 11 आएगा। सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16 में से 11 गए कितना आएगा, 5, प्लस माइनस के नीचे तो 11 है ही, ये रूट प्लस माइनस के बाहर भी है। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा क्या, प्लस के 0.673, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। आई होप आपके लिए जो पूरा चैप्टर जो है हेल्पफुल रहा होगा, बिल्कुल आसान लगा होगा समझने में। केवल 2-3 फॉर्मूले हैं, कार्ल पियर्सन का है, कोफिशिएंट ऑफ स्पेयरमैन का है, और ये वाला फॉर्मूला है, और प्रोबेबल एरर का है। प्रोबेबल एरर में तो आपको याद रखना है 0.6745, कितने लिखते हैं ना, 4567, इसको उठा के इसको आगे लेके आना, बस 6745 पॉइंट आपके पास लगेगा, और साथ में फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस के आर का स्क्वायर अपॉन में रूट n। ये है स्टैंडर्ड एरर में, ये आएगा, ठीक है। साथ साथ मैंने आपको बताया किस तरह से आपको लर्न करना है, ठीक है जी। आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में के अंदर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। आज हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो गया है, ये वाला चैप्टर भी हो गया है। रिग्रेशन हमारी जल्द ही वीडियो आएगी, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्लस में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। फिर बच्चे पूछते हैं कि मैम वीडियो कब आएगी, कैसे आएगी, और साथ में जो क्वेश्चन पेपर वाले चैनल के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज़ वहाँ पर क्या है, सुबह 10 बजे आएगी क्वेश्चन पेपर्स की रिगार्डिंग, ठीक है जी। थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।